हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है जिसे हम लेकर आए हैं वह है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 सन 1789 में हुई। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोई भी क्रांति बिना किसी वजह के नहीं होती। वहाँ का शासक, वहाँ की जनता, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, यह सभी उस क्रांति में अहम भूमिका को अदा करते हैं। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे कि क्या कारण रहे इस क्रांति के, वह क्या परिणाम रहे, उस समय की व्यवस्था क्या थी, क्या राजा के नियम थे, राजा कैसा था, उन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज हम इसका भाग 1 पढ़ेंगे व इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके भाग 2 के बारे में जानेंगे। लेट्स बिगिन। फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि जो हमारा बेस होता है किसी भी चीज का, तो इस क्रांति का क्या बेस रहा वह देखेंगे हम। सन 1774 में लुइस फ्रांस के राजा थे, जो कि निरंकुश राजा थे। निरंकुश हम कह सकते हैं, जो कि जनता पर अपनी बातें मनवाने के लिए अगर जनता मना करे तो उन पे दमन का रास्ता अपनाए, और जनता वो निर्णय सिर्फ एक इंसान, सिर्फ राजा के द्वारा लिया जाता था निरंकुश शासन प्रणाली में। सेम इसी तरीके से लुइस भी थे। लुइस 16 जब ये राजगद्दी पर आए तो उस समय जो इनका राजकोष था वो बिल्कुल खाली था। युद्ध लड़ने के बाद फ्रांस कर्ज के बोझ से दबा हुआ था। तीसरे वर्ग के लोग कर अदा किया करते थे, वह पहले और दूसरे वर्ग के लोगों को कर में छूट दी गई थी। अब तीसरा वर्ग शिक्षित हो गया। आपको पता है कि शिक्षा जो हमारे विचार हैं उनको और ज़्यादा नयापन दे देती है। अब जो शिक्षित लोग थे वो नई चीज़ों के, नई सोसाइटी या जो बाहर के लोगों के विचार थे उनके संपर्क में आने लगे। ये वर्ग निरंकुश शासन का विरोध करने लगा। खाने पीने की वस्तुएं आसमान छूने लगी, और जो उससे असंतोष भीड़ थी, गुस्साई भीड़ थी, उसने विद्रोह करना शुरू कर दिया। ये कुछ एक परिस्थितियां थी जिसने कि फ्रांसीसी क्रांति में अहम भूमिका निभाई। अब इसमें कुछ एक ऐसे तत्कालिक कारण भी थे जिन्होंने इस चीज को, इस क्रांति को और ज्यादा बल दिया और ज्यादा इसे बढ़ाया। सम्राट ने उस समय ऐसा सुनने में आया कि जो फ्रांस के सम्राट थे लुइस, उन्होंने सेना को शहर में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी, और लोगों में ये अफवाह फैल गई कि सेना द्वारा नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया गया है। इस खबर के फैलते ही लोग एकजुट हो गए और उन्होंने बास्तील की जेल ये राजा के जो निरंकुश शासन है उसका केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर लोगों को बंदी बनाया जाता था, उनके संग अमानवीय व्यवहार किया जाता था। तो लोगों ने उस पर आक्रमण किया और वहां से भारी मात्रा में गोला बारूद हथियार लूट लिए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों ने खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता जो कि मानते थे। उन्होंने अब जर्नल बैठक में जो राजा द्वारा बातें कही गई उनको अस्वीकार कर दिया गया और खुद को उन्होंने नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। अब हम देखेंगे जो मुख्य कारण रहे इस क्रांति के। फर्स्ट, खाने पीने की वस्तुओं की महंगाई। उस टाइम पे जो ब्रेड रोटी थी उसकी भी कीमत आसमान छूने लगी थी। राजा के द्वारा कर बढ़ा दिया गया था। तृतीय वर्ग पर कर में वृद्धि। जो थर्ड स्टेट था उस समय पे, जो फ्रांसीसी समाज था वह 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था। फर्स्ट स्टेट था जो कि पादरियों से रिलेटेड था, सेकेंड स्टेट राजशाही परिवार से रिलेटेड, और थर्ड कामगारों से रिलेटेड। उसी के ऊपर सारा बोझ था और उस पर जो कर लगता था उस कर को और ज्यादा बढ़ा दिया गया। लुइस सरकार शासन का निरंकुश रूप अपना रही थी, लोगों पर मनमाना व्यवहार कर रही थी। लोग अगर किसी चीज के लिए विद्रोह करते या मना करते तो उनका दमन कर रही थी। फोर्थ, मजदूर, व्यापारियों और किसानों का शोषण। मजदूरों को कम पेमेंट दी जा रही थी और काम उनसे ज्यादा लिया जा रहा था। शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय। जो पढ़ा लिखा समाज था अब वो बढ़ के आ रहा था और वो तृतीय वर्ग से जुड़ा हुआ था।
दार्शनिकों के विचार। अब जो लोग थे वो दार्शनिकों के विचार, जो कि समाज में बदलाव लाने वाले विचार थे, उन लोगों को फॉलो करने लगे। फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था। अब हम पढ़ेंगे कि जो फ्रांसीसी सोसाइटी थी, समाज वहाँ का किस तरीके का था, किस तरीके से डिवाइडेड था, कौन से लोगों के क्या क्या अधिकार हुआ करते थे। फर्स्ट जो हमारी सोसाइटी का जो फर्स्ट पार्ट है, प्रथम वर्ग, पादरी। इसमें चर्च में जो पूजा करने वाले लोग थे, जैसे हमारे यहाँ मंदिरों में पुजारी होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे पादरी हुआ करते थे। इसमें चर्च में पूजा करने वाले व अन्य धार्मिक कार्यों को पूरा करने वाले पादरी आते थे। सेकंड वर्ग, कुलीन वर्ग। कुलीन जो कि राजशाही परिवार से जुड़े हुए थे लोग, वह इस वर्ग में आते थे। अब हम देखेंगे कि ये जो प्रथम और द्वितीय वर्ग है, इन दोनों वर्गों को विशेषाधिकार मिले हुए थे। इन्हें किसी तरीके का भी कर पे नहीं करना होता था। तृतीय वर्ग। तृतीय वर्ग पूंजीपति तथा नौकरी पेशा लोगों से मिलकर बना था। खेतीहर किसान, दस्तकार, भूमिहीन किसान, घरेलू नौकर और काश्तकार, ये सभी इस वर्ग के अंतर्गत आते थे। फ्रांसीसी समाज में वसूले जाने वाले कर। फर्स्ट कर जो फ्रांसीसी समाज में वसूला जाता था वह था टाइड। ये चर्च द्वारा कर वसूला जाता था। कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर यह कर था। मतलब जो भी किसान उगाते थे उसका 10th पार्ट उन्हें फ्रांस में जो चर्च में पादरी हुआ करते थे या जो चर्च होती थी उन्हें पे करना होता था। टाइल सेकंड जो टैक्स वहां पे लिया जाता था। यह कर डायरेक्टली राज्य लेता था जनता से। नेक्स्ट, स्टेट जनरल। स्टेट जनरल क्या था? ये फ्रांस की एक राजनीतिक संस्था थी। इसमें तीनों स्टेट के प्रतिनिधि होते थे। 300 फर्स्ट वर्ग और सेकंड वर्ग से, और 600 होते थे तृतीय स्टेट के। और ये सभी आपस में मिलकर वोटिंग करके कोई भी अगर नया कर प्रस्ताव पास होना होता था तो उसके लिए मंजूरी दिया करते थे। 5 मई 1789 में स्टेट जनरल की बैठक। अब जब सम्राट लुइस जब राजा बन गए तो उसके बाद उन्होंने ये बैठक बुलाई पहली बार। इसमें पहले व दूसरे स्टेट के 300 प्रतिनिधि शामिल हुए व तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि। जो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि होते थे वो प्रथम व द्वितीय स्टेट के प्रतिनिधियों के पीछे खड़े हुआ करते थे। लेकिन इस बार कुछ एक बदलाव था इस सभा में। इस बार जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो काफी ज्यादा पहले से समृद्ध व शिक्षित लोग थे। इस सभा में किसानों, महिलाओं व कामगारों के लिए प्रवेश की मनाही थी। उन लोगों को इसमें आने नहीं दिया जाता था। तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों की मांग। जब स्टेट जनरल की बैठक हुई तो उस टाइम पे उनके द्वारा कुछ एक मांगे रखी गई। तीसरे वर्ग ने मांग रखी कि पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाए व सभी को एक मत देने का अधिकार हो। उनकी इस मांग को अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद विरोध करते हुए तीसरे वर्ग के लोग सभा से बाहर आ गए। इसके पश्चात तीसरे वर्ग ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और सम्राट की शक्तियों को करने वाले संविधान को बनाने का संकल्प लिया। अब इन्होंने कैसा संविधान बनाने का संकल्प लिया? सम्राट की शक्तियों को सीमित करने वाला संविधान। इसकी शुरुआत मिराबियो व आबेसिये ने की। तीसरे वर्ग ने पहले यह कहा कि सबको एक एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन उन लोगों ने इस बात को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद तीसरे वर्ग ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। वो वहां से बाहर आ गए और इसकी शुरुआत मिराबियो व आबेसिये ने की। जनता का क्रुद्ध रूप। जनता का क्रुद्ध रूप कब सामने आता है? जब जनता बहुत ज्यादा असंतोष से ग्रसित हो जाती है, जब जनता की बात नहीं सुनी जाती, जब जनता अपनी रोजमर्रा की चीजों के लिए भी बहुत ज्यादा आश्रित हो जाती है, जब भुखमरी फैलती है, महामारी फैलती है। जून में अधिक ठंड की वजह से फ्रांस में फसल खराब हो गई और पाव रोटी की कीमतें भी बढ़ने लगी। लोगों में भुखमरी छाने लगी। बेकरी मालिक जमाखोरी पर उतर आए। अब औरतों ने क्या किया?
औरतों ने उनकी दुकानों पर धावा बोला, भीड़ ने अन्न के भंडार लूट लिए, लगान के दस्तावेजों को जला दिया गया, बास्तील की जेल पर आक्रमण किया गया, उसमें से हथियार गोला बारूद लूट लिए गए। फ्रांसीसी क्रांति के क्या परिणाम हुए? अभी तक हमने ये देखा कि फ्रांसीसी क्रांति के क्या परिणाम रहे, ये नहीं देखा। हमने ये देखा कि फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण रहे और फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, कैसे हुई, कैसे जो लुईस 16 थे उन्होंने अपने घुटने नेशनल असेंबली के सामने टेक दिए। जब बास्तील की जेल पर अतिक्रमण हुआ, कीमतें आसमान छूने लगी, लोग विद्रोह पे आ गए और उनका सामना करना नामुमकिन रहा। उस टाइम पे ये देखते हुए लुईस 16 ने अपने घुटने टेक दिए। अब इसके बाद क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या उसके परिणाम रहे, चलिए देखते हैं। फर्स्ट, सम्राट द्वारा नेशनल असेंबली को मान्यता दी गई। अब लुईस 16 ने खुद नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी व सत्ता पर संविधान का अंकुश भी स्वीकारा गया। अब पहले क्या होता था कि सम्राट सर्वोच्च होता था, अब कौन सर्वोच्च होगा? संविधान। 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने करों, कर्तव्यों व सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश जारी किया। सभी धार्मिक करों को समाप्त कर दिया गया। जैसे कि आपने देखा शुरुआत में कि चर्च के द्वारा कर लिया जाता था, वो कर समाप्त कर दिए गए। पादरियों को विशेषाधिकार दिए गए थे, वो विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। सत्ता को निरंकुश शासक से लेकर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दिया गया। पहले सत्ता का एकमात्र केंद्र हुआ करता था, वह था सम्राट, लेकिन अब उस सम्राट से सत्ता लेकर शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट दिया गया। अब पहले कानून एकमात्र सम्राट बनाया करता था, वही उसके लिए आदेश दिया करता था, लेकिन अब कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया नेशनल असेंबली को। In our next part, we'll continue this chapter. Thank you everyone for watching.